तो बच्चों आज अपन इस वीडियो में दो टॉपिक्स ले रहे हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं ये। तो जब भी आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो ये यूज आ सकते हैं। पहली बात, दूसरी बात न्यूमेरिकल बनता है इनसे, और तीसरी बात ये थ्योरी में भी आते हैं। तो ये एक ऐसा पैकेज पढ़ रहे हो आप जो सब जगह इम्पोर्टेंट है। थ्योरी में आ सकता है, न्यूमेरिकल में आ सकता है, प्रैक्टिकल में आ सकता है। तो ये टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वीडियो को शुरू से लेके बीच में स्किप करके बंद मत कर देना, नहीं तो आपके आधी से ज्यादा चीजें खत्म हो जाएंगी। आपको शुरू से एंड तक पूरी वीडियो टाइम निकाल के अच्छी तरीके से देखनी है, क्योंकि मीटर ब्रिज आपके प्रैक्टिकल में भी है जो इसके बाद पढ़ेंगे अपन। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, अब मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड है। तो पहले हमें व्हीटस्टोन ब्रिज समझना पड़ेगा, उसके बाद हम मीटर ब्रिज समझेंगे क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट था। व्हीटस्टोन इज अ साइंटिस्ट जिसने ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर को उसने व्हीटस्टोन ब्रिज कहा। ये स्ट्रक्चर क्या था, इसमें चार तो रजिस्टर, सर्किट अरेंजमेंट देखो पहले, ये पूरा सर्किट समझो। देयर आर 4 रजिस्टर्स P, Q, R एंड S। दिख रहा है आपको? देयर आर 4 रजिस्टर्स P, Q, R एंड S। अब इन चारों को एक इस तरीके से इसने कनेक्ट किया कि ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। देखो ABCD क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब क्या करा ये बनाने के बाद A और C, इनके बीच में देखो, बिटवीन A एंड C एक तो बैटरी लगा दी और एक की लगा दी के, कनेक्टेड बिटवीन B एंड C। और A एंड C कनेक्टेड बिटवीन A एंड C। और B और D के बीच में बिटवीन B एंड D क्या क्या कनेक्ट किया? गैल्वेनोमीटर और एक की के डैश। बन गया सर्किट। तो सर्किट में आपको कुछ लिखना है क्या? डायग्राम बना लेना एक दो बार, याद हो गया? बस यही लिखना है। P, Q, R, S, 4 registers. A, B, C, D is a quadrilateral structure. A battery and a key connected between A and C point. A galvanometer and another key K dash connected between B and D points. बन गया हमारा सर्किट। तो सर्किट कितना इजी है इसका, इजीली आप इसको लिख सकते हो। याद नहीं करना होता इतना सारा, बस जो सर्किट है वो का वही लिखना है एक बार ध्यान से देख के। अब वर्किंग, ये करता क्या है और करता कैसे है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। जैसे मान लो ये 4 रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसमें से P, Q और R ये तो नोन रेजिस्टेंस है और S अननोन है। तो ये अननोन कितना है ये फाइंड करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया गया था। तो कैसे फाइंड करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन कीज को पुश कर दो ताकि करंट फ्लो होने लग जाए। दोनों कीज को देखो टच कर दिया, टच करते कंप्लीट हो गया सर्किट। सर्किट कंप्लीट होते देखो करंट फ्लो हुई I, दिख रही है आपको? ये करंट यहां से 2 पार्ट में डिवाइड होगी। I1 इधर चली गई और I2 इधर चली गई। जाने दो आगे की बात, फ्लो हो रही है, वापस लौट के आई आएगी। अब हमें क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है R is a variable resistance. Variable resistance का मतलब होता है we can change this resistance. We can change the value of this resistance. हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसको चेंज किया 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। कब तक करते रहेंगे? जब तक करेंगे जब तक गैल्वेनोमीटर, when galvanometer shows zero deflection, जब तक ये 0 डिफ्लेक्शन नहीं दे देता। गैल्वेनोमीटर में एक निडल होती है बच्चों, एक पॉइंटर होता है, वो ऐसा होता है। देखो गैल्वेनोमीटर इधर सेंटर में 0 होता है, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, 10, 20, 30, ये होता है पॉइंटर। अब जब गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो होती है तो ये पॉइंटर इधर से इधर डिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन जब करंट फ्लो नहीं होगी गैल्वेनोमीटर में
तो ये पॉइंटर 0 पे रहेगा। अब हमें क्या करना था, हमें आर को चेंज करना है। जब अभी एक नॉर्मल कंडीशन में गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन बताता है, लेकिन हम आर को चेंज करते हैं ना, जब 1 2 3 4 5 6 7 10 12, तो जी में गैल्वेनोमीटर में ऐसी पोजीशन आती है जब इसकी निडल 0 पे आ जाती है, जब इसका पॉइंटर 0 पे आ जाता है। तो when galvanometer shows zero deflection, then this condition is called, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये समझना ध्यान से, this condition is called बैलेंस कंडीशन। इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस कंडीशन। हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, दोनों तरफ से जो करंट थी उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। तो बच्चों इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। पुश बोथ कीज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट, नाउ चेंज द वैल्यू ऑफ आर एंड टेक जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आगे क्या हुआ वो समझो। बैलेंस कंडीशन आ गई है मेरे पास। अब हम जरा ये देखें कि ये बैलेंस कंडीशन का क्या मतलब होता है। जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका मतलब इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। जब करंट फ्लो होती तो ये पॉइंटर इधर उधर जाता, पर जीरो का मतलब देयर आर नो करंट इन दिस वायर, बीडी वायर। तो बीडी वायर को यहां से हटा सकते हैं क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही, ये यूजलेस वायर है। और इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं हो रही समझो ध्यान से। मान लो मैं कहता हूं ये 5 वोल्ट का पॉइंट है, ये 3 वोल्ट का पॉइंट है, और मैंने एक वायर से इनको कनेक्ट कर दिया। 5 वोल्ट को और 3 वोल्ट के दो पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया। बोलो करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? होगी। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। करंट कहां से कहां फ्लो होती है? हाई से लो। मैं कहता हूं ये भी 3 वोल्ट था और ये भी 3 वोल्ट था, मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। बोलो करंट फ्लो होगी कि नहीं? दोनों पॉइंट 3 वोल्ट पर है, अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा तो नो करंट फ्लोज इन दिस वायर। तो किसी भी वायर में करंट फ्लो कब नहीं होती? जब उसके ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होते हैं। तो इट इज क्लियर दैट द पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट। जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आया तो इस वायर में कोई करंट थी नहीं, इस वायर में कोई करंट थी नहीं। इसका क्या मतलब था? द पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट। इसीलिए करंट उस वायर में जीरो हो चुकी है। ये हो गया हमारा एक कंडीशन, जहां तक इतनी मेहनत हमें करनी थी बस। अब कुछ नहीं है, अब तो सब आराम से होगा। ये हमारा खजाना बन गया। खजाना बनाने में मेहनत लगती है ना, उसके बाद तो सब सेट है, फिर तो खेलते रहो खजाने के साथ। अब ये VB इज इक्वल टू VD आ गया। मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को तो 1 नंबर दे देता हूं। अब मैं इसके साथ खेलूंगा। कैसे खेलूंगा? ये VB ये VD। अब मैं थोड़ा सा अटपटा काम करता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD। बोलो सही लिखा कि गलत लिखा? कुछ गलत लिखा हो तो आप बताओ मुझे। दोनों पोटेंशियल सेम थे कि नहीं थे? और VA भी सेम है। तो VA में से अगर मैं सेम पोटेंशियल को यहां भी माइनस करूं, उतने ही को यहां भी माइनस करूं, तो इक्वली तो आएगा। भाई मैं VA में से -5 करूं, ये VB 5 है तो VD भी 5 है, यहां पर भी मैं 5 माइनस करूं तो इक्वली तो आएगा। VA माइनस 5 इक्वल VA माइनस 5। कोई डिफरेंस आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं सेम पोटेंशियल को ही तो माइनस कर रहा हूं VA में से। तो VA में से जब मैं सेम पोटेंशियल को माइनस करूंगा तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दिस इज अ राइट इक्वेशन। अब VA minus VB is the potential difference between A and B. It is the potential difference between A and B. और इसके बीच में लग रहा है रेजिस्टेंस P. तो then the potential difference will be I1 into P according to Ohm's law. Ohm's law क्या कहता है? V is equals to IR. तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I into R के इक्वल होगा। कितना ड्रॉप हो गया? I1 into P। तो ये जो ड्रॉप हुआ, मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट था,
यहाँ पे 8 वोल्ट का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो ए पॉइंट कितने वोल्ट पे था, 10 वोल्ट पर, बी पॉइंट कितने वोल्ट पर था, 8 वोल्ट पर। क्यों था, कहा गया 2 वोल्ट, 2 वोल्ट इसने खा गया, ये ड्रॉप कर दिया। तो ये जो ड्रॉप हुआ है 2 वोल्ट का, वो इस पी पर ड्रॉप होता है। वो ड्रॉप पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। तो I तो हो गया I1 और R हो गया P, देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी I1 into P। अब VA माइनस VD, VA माइनस VD, इनके पोटेंशियल को कौन खाया, ये वाला खाया, I2R, इस I2R ने खाया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगेन इसको हम ऐसे थोड़ी से खेल छोड़ देंगे, इसके साथ तो खेलना है हमें। अगेन यूज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को दोबारा यूज करो। अब हम ऐसे लिखते हैं VB माइनस VC, जो पहले पॉइंट आएगा उसको पहले लेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लेंगे, इज इक्वल टू VD माइनस VC। भाई ये दोनों तो इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो ये सब इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल। अब बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये I1 करंट जा रही थी, यहां कोई ब्रांच मिली नहीं, डायरेक्ट यहां से फ्लो हो गई। ये I2 करंट यहां से जा रही थी, यहां कुछ भी नहीं मिला, तो डायरेक्ट ये ऐसी की ऐसी यहां फ्लो हो गई। देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इज I1 into Q, and the potential difference between D and C is I2 into S। अब बोलो क्लियर है ना कहानी। इसके साथ खेला हमने, 2 खेल खेले इसके साथ, एक ये वाला खेल खेला, इसको VA में से माइनस किया, और एक ये VC के साथ खेला खेल। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। क्लियर है, डायग्राम का काम कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर कोई डाउट हो तो इसमें देख सकते हो। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, I1P डिवाइडेड बाय I1Q इज इक्वल्स टू I2R डिवाइडेड बाय I2S। I1 गया, I2 गया, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। दिस इज द बैलेंस कंडीशन। अगर कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो ये आंख बंद करके फॉर्मूला लगा सकते हो, P अपॉन Q, इसके सामने वाला P अपॉन Q इज इक्वल टू R, इसके सामने वाला अपॉन में S। ऐसे थे ना 4 रेजिस्टेंस, यहां था P, यहां था Q, यहां था R, यहां था S। अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो आप कह सकते हो बैलेंस है, और अगर बैलेंस है तो आप क्या इक्वेशन बना सकते हो, P अपॉन Q R अपॉन S। अब सपोज करो मैं आपको कहता हूं ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, तो बताओ ये कितना है, अननोन। मैंने आपसे कहा था ना 3 नोन है आपको और एक अननोन है। अब आपने ये करा, सब बैलेंस कर पूरा लिया, ये वेरिएबल था, वेरिएबल होने के बाद भी इसकी एक वैल्यू तो आएगी ना, इसकी वैल्यू 6 आ गई और आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। तो अब आप P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, यहां से S फाइंड कर सकते हो, S आ जाएगा 6 अपॉन 2 यानी 3 ओम। हो गया अननोन रेजिस्टेंस फाइंड। तो ये सर्किट बनाया ही इसीलिए गया था कि आप कोई भी अननोन रेजिस्टेंस बैलेंस कंडीशन निकालने के बाद ये फॉर्मूला लगा के एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सको। मेरे ख्याल से व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज भाई हैं, दोनों भाई हैं। ये दोनों भाई हैं, बस एक भाई बहुत बड़ा है जो पुराने मेथड पे काम करता है, और एक है 21वीं सदी का भाई जो तुरंत काम करता है। वो इतना टाइम नहीं लेता। अब हर प्रकार के बंदे होते हैं ना, अब बाई चांस मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी स्पीड कुछ अलग होगी, पढ़ाने की तरीका अलग होगा, समझाने का। कोई हो सकता है कोई ऐसा हो जो
लिख ही रहा हूं मैं ETE, वो 2 मिनट लिखने में ही लगा दे। ठीक है, कई यूट्यूब वीडियो देखी है मैंने, उसमें कई लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि पढ़ते पढ़ते है ना दिमाग खराब हो जाता है कि यार इनकी कोई स्पीड ही नहीं है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज हमें देगा तो सही अननोन रेजिस्टेंस, पर हमें भी ऐसी की तैसी करके देगा। हमें वेरिएबल बार बार चेंज करना पड़ेगा, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, और पता चले 4 और 5 के बीच में 4.5 पे आया, वो कैसे आएगा। तो ऐसे करके हमें उसमें थोड़ा तामझाम ज्यादा करना पड़ता है। तो फिर क्या किया गया, उसका एक ऐसा भाई बनाया गया जो खटाखट आपको काम करके दे दे और ज्यादा समय ना लगाए, ज्यादा आपको दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। तो एक प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया। प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट मीटर ब्रिज है तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड, उसने सीखा तो सब कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज से है, पर उसने अपनी कुछ एक्स्ट्रा अकल लगा के और एक ऐसा एपरेटस तैयार कर दिया कि आप बिना किसी इधर उधर तामझाम करे, बिना सर्किट को तोड़े जोड़े, बिना रेजिस्टेंस को चेंज करे, आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ये, लेकिन तरीका इसका निकालने का थोड़ा सा चेंज है, समझो। मीटर ब्रिज में 2 एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप होती है। मैं पहले आपको इसका कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं कैसे बनता है। इसकी वर्किंग तो बहुत इजी है। कंस्ट्रक्शन में ये स्ट्रिप्स होती हैं कुछ कॉपर की। कॉपर का रेजिस्टेंस, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना जो मैं एक एक बात बता रहा हूँ। कॉपर स्ट्रिप्स है, कॉपर स्ट्रिप्स इसलिए यूज में ली जाती हैं क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये जो मैं बीच बीच में बोलता हूँ ना, बोर्ड वाले इन्हीं को पूछ लेते हैं। ठीक है, कॉपर स्ट्रिप का यूज ना करके अगर हम किसी दूसरी मेटल का यूज करते तो क्या होता। तो कॉपर स्ट्रिप का यूज इसलिए किया, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ये ज्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं करेंगे। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं ये। यहाँ पर 1 मीटर का वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर का यूज किया जाता है। ये वायर सिंपल वायर नहीं होता। जो मीटर ब्रिज का वायर होता है वो एलॉय का बना होता है। किसका? एलॉय। एलॉय कौन कौन सी हो सकती है? मैग्नेनियन हो सकती है एंड कॉन्स्टेंटन हो सकती है। अब ये एलॉय क्या करती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, दीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जाओ तो आप पीछे वाले वीडियोस में देख सकते हो। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जब करंट इसमें फ्लो होगी तब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पर रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। लगभग कांस्टेंट रहता है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। स्लाइटली इधर उधर हो सकता है, बाकी ज्यादा नहीं होता। हम उसको कांस्टेंट ही मान सकते हैं। तो हमें एक ऐसी मेटल चाहिए थी कि जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो। अब मेटल हमें मिल नहीं सकती थी, तो हमने मेटल्स को मिला मिला के एलॉय बनाए। एलॉय वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से डिफर हो जाती है, तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। क्लियर है? तो ये टेम्परेचर, आप ऐसे बोलोगे कि इनके लिए रो तो होता है ज्यादा और इनके लिए अल्फा होता है कम, बस ये बोलना है। मतलब रेजिस्टेंस वायर है, रेजिस्टिविटी ज्यादा का मतलब ये कैसा वायर है? रेजिस्टेंस वायर। और अल्फा यानी कि क्या? कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये कम। इस कम का मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीटर ब्रिज में हम एलॉय का यूज क्यों करते हैं, तो आप बोलोगे 2 रीजन। क्या? एक तो इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लो होता है। इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये 1 मीटर लॉन्ग वायर हमने यहाँ पर लगा दिया, कॉपर स्ट्रिप्स लगा दी, एलॉय का वायर है ये हमने समझ लिया क्यों है। यहां पर हम लगाते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी, और यहां पर हम लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस विच इज एस। हमने जो वहां पे माने थे वही मान रहा हूं, ये आर। इसमें भी एक रेजिस्टेंस होगा, वो है आर ओम। ये एस है अननोन। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट यहां होता है, इस पॉइंट से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। यहां से ऊपर से लाओ, टच मत करा देना, और एक जॉकी से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। जॉकी एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें वायर लगा रहता है, इसको इस वायर पर टच कर सकते हो, इधर 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 उठा उठा के टच किया जाता है। ठीक है,
क्यों किया जाता है वो अभी हम वर्किंग में समझ लेंगे, अभी तो एपरेटस समझो केवल। जॉकी पेन लाइक स्ट्रक्चर, वायर पीछे से लगा होगा, जॉकी को किसी भी इस तार के किसी भी पॉइंट पर टच कर सकते हो। इसके बाद यहां से इसका आउटर सर्किट बनता है जिसमें एक लैक्लांशी सेल लगा दिया जाता है, ईएमएफ ई है, एक की लगा दी जाती है ऑपरेट करने के लिए सर्किट को। बस ये बाहर आउटर सर्किट है। यहां पर एक स्केल होता है मीटर स्केल, जो हमें लेंथ को मीजर करने के काम आता है। यहां पर क्या होता है, मीटर स्केल। इसमें 0 से स्टार्ट होता है और 100 सेंटीमीटर तक, ये सेंटीमीटर में होता है पर 1 मीटर लॉन्ग है इसलिए इसको मीटर स्केल कहते हैं। बाकी इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो सेंटीमीटर में होते हैं, यानी 0 से लेके कहां तक होते हैं, 100 सेंटीमीटर तक। यहाँ 10 होगा, यहाँ 20, यहाँ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा आपका मीटर ब्रिज है। ये एक वुडन बोर्ड होता है, उस पर ये स्ट्रिप्स लगी होती है। ऐसा एक बोर्ड होता है, जब आप लैब में देखोगे तो एक लकड़ी का बोर्ड मिलेगा, उसके ऊपर ऐसी स्ट्रिप्स मिलेंगी कॉपर की, ऐसे कनेक्टिंग स्क्रू मिलेंगे। तो उन स्क्रू में ये वाला वायर तो ऑलरेडी लगा होता है, बाकी सब आपको लगाने होते हैं। ये आपको लगाना है, ये आपको लगाना है, ये आपको लगाना है, ये आपको लगाना है। ये जॉकी और गैल्वेनोमीटर भी आपको लगाना है। आपको मिलेगा सिर्फ ये वाला वायर, ये ए बी पॉइंट मान लेते हैं इसको, ए और बी। केवल ये जो वायर है ना मीटर ब्रिज का वायर, ये स्केल भी आपको उसी में लगा हुआ मिलेगा, बाकी सारा अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ता है। अब मीटर ब्रिज वर्क कैसे करता है, अब है इसकी वर्किंग। कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग। तो सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, की को लगाओगे, करंट फ्लो होने लगेगी, ये हो गई करंट फ्लो। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। जॉकी को उठाओ, इस बार किसको उठाओ, जॉकी को। वायर के अलग अलग पॉइंट पर टच कराओ। यहां टच कराने पे, कहीं भी कराओ, मैंने यहां कराया, गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दे दिया। ठीक है, टेक 0 डिफ्लेक्शन, टेक 0 डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर with the use of jockey, with the use of jockey। तो जॉकी का यूज करके आपने 0 डिफ्लेक्शन ले लिया, क्लियर है, आ गया 0। अब आगे की बात सुनो, ए से लेके जे तक का जो रेजिस्टेंस है, दिस इज पी, एंड द रेजिस्टेंस बिटवीन जे एंड बी इज क्यू। ये ध्यान रखना, जॉकी ने जहां पे 0 डिफ्लेक्शन दिया, वहां से इसने वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहां से यहां तक का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस P, यहां से यहां तक का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस Q। इसकी लेंथ A से लेके और J तक की लेंथ L, दिस इज कॉल्ड बैलेंस लेंथ। L इज बैलेंस लेंथ। मैं आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ये बैलेंस लेंथ रेजिस्टेंस बॉक्स के सामने होती है। आप इसको L मत मान लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको एक आइडियल फिक्स करना पड़ेगा। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स के अंदर जहां भी रेजिस्टेंस बॉक्स लग रहा हो, या नोन रेजिस्टेंस, ये अननोन है, ये नोन है, या नोन रेजिस्टेंस लग रहा हो, उसके सामने की लेंथ को आपको क्या मानना है, बैलेंस लेंथ L। फॉर्मूला जब आएगा उसके हिसाब से। और ये फिर 100 माइनस L, क्योंकि टोटल वायर 100 सेंटीमीटर का है। तो अगर यहां से यहां तक का वायर L हो गया, तो जो रिमेनिंग वायर है उसकी लेंथ 100 माइनस L आ जाएगी। अब आप देखो ध्यान से, जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है आपको? आप कहोगे सर ये तो मुझे भसड़ लग रही है और कुछ नहीं लग रहा है, ये कहोगे ना भसड़ लग रही है तो मुझे। अब सुनो ध्यान से, व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रेजिस्टेंस होते हैं, 4, P Q R S। बताओ ये कौन सा है, P, ये कौन सा है, Q, ये कौन सा है, R, ये कौन सा है, S। आगे 4, बीच में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। आ गया गैल्वेनोमीटर बीच में, P Q R S, बीच में गैल्वेनोमीटर। बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो ध्यान से, अब आपको भसड़ नजर ना के क्या नजर आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमने जॉकी का यूज करा। सिंपली इधर उधर करते रहो, गैल्वेनोमीटर ऑटोमेटिक, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अपने आप चेंज हो जाएंगे। जब चौकी को यहां से यहां रखोगे तो P कम हो जाएगा, Q इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस चेंज हो रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको खुद चेंज करने पड़ रहे हो। इस जॉकी के माध्यम से इधर उधर खिसकाने से ही
ये रेजिस्टेंस चेंज होते हैं और गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे देता है। इजी हो गया और एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट बन गया। लेकिन अभी क्या हम ये करेंगे कैसे, इसका अननोन रेजिस्टेंस एस कैसे फाइंड करेंगे वो सुनो। अब हम ये मानते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द मीटर ब्रिज वायर, जो मीटर ब्रिज का वायर है उसका रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, तो उसके यूनिट लेंथ का, ये तो 100 सेंटीमीटर लेंथ है, पर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, सिग्मा। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, सिग्मा। आप बता सकते हो पी कितना होगा, देन पी, अच्छा पी कहां से कहां तक का रेजिस्टेंस है, ए से जे तक का, और ए से जे तक की लेंथ कितनी है, एल। 1 लेंथ का कितना है, सिग्मा, तो एल लेंथ का कितना होगा, सिग्मा एल। क्लियर है। एक पेन 2 रुपए का आता है तो 5 पेन कितने के आएंगे, 2 × 5। एक का रेजिस्टेंस सिग्मा है तो एल का रेजिस्टेंस कितना होगा, सिग्मा × एल। एंड क्यू, क्यू कितना होगा, देख लो जरा, क्यू कितना होगा, इसकी लेंथ है 100 माइनस एल, तो सिग्मा × 100 माइनस एल। आगे पी और क्यू की वैल्यू क्लियर है। अब आप अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज पहले पढ़ लिया, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। P की वैल्यू डालो सिग्मा L, Q की वैल्यू डालो सिग्मा 100 माइनस L, R अपॉन S। सिग्मा से सिग्मा कट हो गया, सिग्मा से सिग्मा कट हो गया, S फाइंड करना है तो S का फॉर्मूला आ जाएगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ये लो, ये वो फॉर्मूला आ गया जिससे आप मीटर ब्रिज का यूज करके अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करोगे। अच्छा इसमें चाहिए क्या क्या, इसमें केवल 2 क्वांटिटी चाहिए, एक तो R क्या है, R रेजिस्टेंस है इन RB के अंदर से जो रेजिस्टेंस हमने निकाला था, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसमें से एक रेजिस्टेंस निकाल देते हैं यूं करके, तो जो निकाला 2 ओम का निकाला तो R 2 ओम हो गया। अगर 2 की जगह आप 8 का निकाल दोगे तो R 8 ओम हो जाएगा। तो R तो वहां से हमें डायरेक्ट पता चल जाता है हमने कौन सा रेजिस्टेंस निकाल रखा है। और L है बैलेंस लेंथ, केवल 2 ही चीज चाहिए आपको, और बैलेंस लेंथ किसके सामने होती है, RB के सामने, इन फ्रंट ऑफ RB, जहां रेजिस्टेंस बॉक्स लगता है उसके सामने होती है बैलेंस लेंथ। तो ये 2 बात ध्यान रखो, R और L की वैल्यू यहां डाल दो, आपके पास S आ जाएगा और बहुत इजीली आता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से देखो आज ही और पूरी वीडियो को ध्यान से समझो। अगर आपके पास कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, देख लो इसको एक बार।